हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। तो पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी यानी कि जो हमारा संविधान का विकास क्या है, संवैधानिक विकास कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे संविधान का गठन क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं जो राज्य व्यवस्था में मैक्सिमम बार पूछा गया है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म आपसे पूछ जाता है पॉलिटी, भाई राज्य व्यवस्था ही क्या होता है। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था आपका देखिए, सरकार जो सिस्टम होता है, जो भी गवर्नमेंट होता है, उसका निर्माण, उसके शासन की प्रणाली या जो भी तरीके से वो शासन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे आप राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद आपका बात आता है संविधान का। तो संविधान वह दस्तावेज है जिससे किसी भी देश या राष्ट्र का शासन चलाया जाता है। जो देश या जो राष्ट्र चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, संविधान। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं नियम, सर्वोच्च नियम। क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं सर्वोच्च नियम। ठीक है, सर्वोच्च नियम। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म है संविधानवाद। देखिए संविधानवाद क्या होता है, संविधानवाद होता है जैसे जनता का अच्छा शासन या सरकार अपना कर्तव्य निभाए, जो लोगों के लिए काम करे, वो क्या कहलाता है, संविधानवाद। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान है लेकिन वहाँ पे संविधानवाद नहीं है। जैसे आप अगर अपना पड़ोसी पाकिस्तान ले लीजिए, वहाँ पे भी संविधान है लेकिन वहाँ पे संविधान को फॉलो नहीं करते सही से लोग, ना ही सरकार अच्छे से उनके लिए काम करते हैं, वहाँ पे तख्ता पलट भी हो जाता है। तो ये ऐसा जहाँ पे अच्छा संविधानवाद होता है, जहाँ संविधानवाद होता है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वहाँ पे संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान का विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विकास। आखिर अंग्रेज किस प्रकार से भारत में आए, किस प्रकार से हमारे संविधान का विकास हुआ, वो जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए। वहाँ से आए थे 25 लोग, वहाँ से टोटल 25 लोग आए थे, जिसमें एक आपका गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य थे। और जब वो लोग भारत आए थे तो वो लोग केवल एक चार्टर जो था वो वहाँ के रानी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा लागू किया गया था 31 दिसंबर 1600 को। तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो वहाँ की थी, उन्होंने एक अपना राजलेख दिया कि भाई आप जाइए वहाँ पे व्यापार करिए। और वह व्यापार का जो नियत समय था वह था आपका 15 वर्ष, यानी कि जो वहाँ से रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको अधिकार दिया था 15 साल का कि आप जा कर के भारत में व्यापार कर सकते हैं। 1600 में 25 लोगों की एक पूरी टीम आई भारत में, वो लोग अपना आए व्यापार करने लगे। वो लोग आए, धीरे धीरे व्यापार शुरू कर दिए। और भारत की स्थिति क्या हुई कि भारत में उस समय मुग़ल का काल चल रहा था। उस समय में आपके मुग़ल शासक अकबर थे। लेकिन क्या हुआ कि 1605 ईस्वी में मुग़ल शासक जो अकबर थे उनकी मृत्यु हो जाती है। मुग़ल शासक की मृत्यु होने के बाद 1707 में आपके औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि औरंगजेब के बाद आपका कोई ऐसा राजा नहीं आ पाता जो कि शासन को अच्छी तरीके से चला पाए। हालांकि अकबर एक उस समय पे वो अपना एक साम्राज्य इस तरीके का बना कर गए थे कि उसको टूटने में बहुत साल लग गए। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 1724 तक मुग़ल शासन का एकदम टूटना बिखरना शुरू हो गया था, क्योंकि कोई ऐसे राजा ही नहीं मिले जो इस राज्य को संभाल। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 1726 तक 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां उभर कर आने लगी। मुंबई, उस टाइम पे मुंबई का क्या नाम था, बम्बई था। ठीक है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो ये 3 प्रेसिडेंसियां उभर कर आने लगी। फिर धीरे धीरे आगे चलते हुए ये लोग, अगर आपको क्या क्या हुआ, किस तरीके से युद्ध हुआ, अंग्रेज कैसे आए, क्या किए, तो इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हम आपको लोग हिस्ट्री इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर आपको हिस्ट्री की, आधुनिक भारत का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे जो संवैधानिक विकास है उसको आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों का मिक्स है यहाँ पे। अगर आप संवैधानिक विकास यानी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, आधुनिक भारत पढ़े होंगे, तो आप आसानी से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला हार गया लेकिन वो मरा नहीं था। ठीक है, वह वहाँ से हार करके, वहाँ से भाग करके दूसरे जगह चला गया। तो इसी युद्ध के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी, यानी यहीं उनका आगमन था, यहीं से वो कब्जा करना शुरू किए भारत पे।
इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर सहायक, जो वहाँ बंगाल का था मीर जाफर, उसको सहायक नवाब बना दिया गया। 1600 से 1757 तक कंपनी अधिकतर व्यापारिक कार्यों में लगी रही। जब कंपनी 1600 में आई थी, महारानी एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए भेजा था, फिर हर बार 15 साल के लिए वो अपना बढ़ता चला जा रहा था। तो जो यहाँ 1600 से 1757 तक था, कंपनी केवल व्यापारिक कार्यों में लगी रही। उनका अभी ऐसा कोई निगाह नहीं था कि वो इस पर कब्जा करेंगे या लूटने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। लेकिन 1757 का जब युद्ध हार गए, जब बंगाल में आपके सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला हार गए, तब उनके मन में लालच आई और वो धीरे धीरे भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिए। तो यहाँ से उनकी शुरुआत थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सन 1700 प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर कंपनी भारत में साम्राज्य विस्तार की शुरुआत कर दी। 1764 में बक्सर, जो 1764 में बक्सर में युद्ध हुआ था, उसके लीड जो किए थे हेक्टस मुनरो। हेक्टस मुनरो ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। उन्होंने 3 बड़ी प्रेसिडेंसियों को एक साथ हरा दिया, जिसमें आपके शाह आलम द्वितीय को हराया था, बंगाल का जो नवाब मीर कासिम था उसको भी हराया था, और अवध का नवाब सिराजुद्दौला बंगाल से हार करके अवध में चले गए थे। जब वो बक्सर में लड़े तो बक्सर में अवध की तरफ से लड़ रहे थे और वहाँ भी वो हार गए। तो इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटिश शासन जो था वो बढ़ने लगा। बक्सर को युद्ध के जीतने के बाद 1765 में शाह आलम से हुई संधि के फलस्वरूप अंग्रेज जो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, यानी कि वहाँ पे वो राज करने लगे पूरी तरीके से। जो वहाँ का राजा होता था, ठीक है, वो वहाँ के पूरी तरीके से राजा बन गए। और वहाँ का जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी भारत में जो धन कमा रही थी, अब क्या हुआ कि लोगों का लालच, जो कंपनी के लोग वहाँ से आए थे उनमें लालच बढ़ने लगा। अब उनमें लालच बढ़ने की वजह से वो अपना रिपोर्ट सही से ब्रिटिश सरकार को नहीं देते थे। वो बीच में चोरी करने लगे, उपहार लेने लगे और रिश्वत लेने लगे, जिससे कि जब वो इंग्लैंड जाते थे तो इंग्लैंड में इतना धन देख करके एक अराजकता का माहौल फैल जाता था। आखिर ये लोग इतना धन लाते कैसे हैं? तो सरकार ने भी इस चीज़ को देखा और सरकार ने क्या किया कि उसी समय पे एक गुप्त समिति बनाई, जिस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लाईनाथ के समय में, उस समय उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई। और इस गुप्त समिति के सिफारिश के आधार पर कंपनी ने क्या किया कि सरकार ने क्या किया कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए। और इसी नियम कानून को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया और यह एक नियंत्रण एक्ट भी कहा गया है। तो जो वहाँ से चोरी यानी उपहार लेना, इन सारी चीज़ों को, जो वो भारत से अवैध चीज़ें लूट कर जा रहे थे अपने मन से, तो सरकार ने देखा और सरकार वहाँ पे जब अराजकता का माहौल फैलने लगा तो सरकार ने उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया और उन पे कुछ नियम लागू कर दिए। और इसी नियम को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब आप डायरेक्टली पढ़ने लगते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहले भाई पता तो होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट आखिर होता क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों। जब ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं जल्दी। जब चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो भूलेंगे जल्दी नहीं। तो इसी समय क्या हुआ, 1773 का जो नियम था उसी को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब 1773 में कुछ मुख्य बातें थीं जो नियम बनाए गए थे, वो जान लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया, कंपनी के भारतीय क्षेत्र में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई और मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय पे जो मुंबई और मद्रास 2 प्रेसिडेंसियाँ थी, वहाँ के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि उनकी शक्तियों को छीन करके बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी कि अब वो केंद्रीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, चीज़ों मतलब शक्तियों को एक जगह केंद्रित करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था तो वारेन हेस्टिंग था। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके पहले क्या थे, केवल गवर्नर थे। तो वो भी बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग थे, उन्हीं को इसी पद को बदल करके प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो भी कौन बने, वारेन हेस्टिंग। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर का पद ही बदल करके गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। और जो वारेन हेस्टिंग थे
वो गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिए गए। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया, जिसमें 3 न्यायाधीशों के साथ एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपसे पूछे तो बताइएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन सन आपका था 1774 में सुप्रीम कोर्ट की गठन हुई थी, जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और उनके 3 जो सहायक न्यायाधीश थे वो थे बैम्बर, लिमेंटर, हाइट। ये तीनों आपके सहायक न्यायाधीश थे। इसमें इसके बाद जो नियम लगाया गया था, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और उपहार प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई। यानी जो भी वहां से चुन करके भेजे गए थे व्यक्ति ब्रिटिश से, वो यहाँ पर आकर के अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, ना ही वो कोई उपहार ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बंगाल में चला रहा शासन समाप्त कर दिया गया। बंगाल में जो शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया था और बंगाल का जो वहाँ पे सब कुछ दे दिया गया था, गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया था। कंपनी को कर्मचारियों को निजी व्यापार, रिश्वत, उपहार आदि सभी कुछ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी हर चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद आपका 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1781 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसका लाने का खास वजह था, इसका वजह था कि जो 1773 में कुछ कमियां हुई थी, उसी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है, देखिए कुछ लोग क्या लूसेंट में दिया हुआ है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो 1784 में ही दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1781 में एग्जैक्ट आया हुआ था, इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट उसके बाद आया। तो 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इस एक्ट में क्या कहा गया कि इस एक्ट में कंपनी के अधिपत्य क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। जो कंपनी का एक क्षेत्र था, कंपनी जहां पे कार्य करती थी, जो उनका पूरा सेंटर था, उसको पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, जिसमें भारतीय राज्य को, ठीक है, ब्रिटिश राज्य का क्षेत्र कहा गया। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। उस टाइम पे जो विलियम पिट थे, इन्हीं के नाम पर इस एक्ट को रखा गया, पिट्स इंडिया एक्ट। और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में नियंत्रण मंडल की एक संस्था बनाई गई, जिससे भारत में दीवानी संधि आदि के अधिकार दिए गए। इसमें 6 सदस्य थे और इन सदस्यों की नियुक्ति वहाँ का राजा करता था। जो आपके ब्रिटेन के राजा थे, इन 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा चुन करके भेजते थे। इसके बाद इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना हुई थी। तो इसमें निर्देशक मंडल के हाथों में केवल व्यापार का क्षेत्र 1784 में अलग कर दिया गया। इसे भारत में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब इनका एक शासन अलग हो गया था, दूसरा जो इनका कंपनी का कार्य था, ये दोनों अलग अलग कर दिया गया था। यानी कंपनी अपना अलग कार्य करेगी और ब्रिटिश वहाँ से चुन करके जो भेजेगा, यहाँ पे वो शासन अलग करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें वो मैनेज करना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद आपका आता है छोटा सा 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या होता है कि इसमें होता केवल यह है कि कंपनी अपना 20 सालों के लिए, जो 20 वर्षों के लिए अधिकार अपना बढ़ा देता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना निर्धारित कर दिया गया। यानी भारत से जो वो लोग कर, जो लगान वसूल करते थे, वहीं से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भी मिलने लगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना 1813 का, क्योंकि 93 में 20 साल के लिए जब बढ़ा तो 1793 से फिर कब आएगा? 1813 में। हर 20 साल पे वो लोग क्या करते थे कि इसको रिन्यू करते थे। ठीक है, तो जब आया 1813 का अधिनियम, तो 1813 के अधिनियम में इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करके भारत में व्यापार के लिए, ब्रिटिश जनता के लिए रास्ते खोल दिए गए और भारत में चाय का व्यापार कर कंपनी का एकाधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को, जो ईसाई धर्म थे, उनको प्रचार की छूट दे दी गई। वो आकर के भारत में अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और भारत में आकर बसने और व्यापार करने के वाले अंग्रेजों को लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि जब वहाँ पे अंग्रेज, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग
अधिकतर वहाँ से या भारत आना चाहे, क्योंकि भारत से उनको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा था। तो वहाँ के जो आम जनता थी वो भी कोशिश कर रही थी कि हम भारत जाएं, वहाँ व्यापार करें। लेकिन कंपनी ने इस पर रोक लगाने के लिए क्या किया कि व्यापार आप कर सकते हैं लेकिन आपके लिए लाइसेंस अनिवार्य है, जो वहाँ पे ब्रिटेन यानी ब्रिटिश सरकार ही देती थी। इसके बाद इन्होंने एक और नियम लगाया कि भारत का जो शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्चा करने का फैसला लिया। ठीक है, तो भारत के यानी भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लेती है। और 1813 में फिर से क्या होता है, कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1813 के बाद 1833 का अधिनियम आता है। तो 1833 का जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी थी, इसीलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया गया। यानी 1833 आने तक जो ब्रिटिश सरकार थी उनका साम्राज्य काफ़ी लगभग पूरे भारत में उनका शासन फैल चुका था। तो अब वो वहाँ के बंगाल का छोड़ करके वो क्या किए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया गया। और जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए, जो बंगाल के गवर्नर को हटाया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे होंगे वो भी कौन रहे होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक कंपनी के सभी व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। उसी समय में क्या किया गया कि कंपनी के जो सभी व्यापारिक कार्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। कंपनी को शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। जो कंपनी थी उसको एक प्रशासन की इकाई बना दिया गया। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो गया कि अब जो ब्रिटिश सरकार थी वही भारत को चलाने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल को भारत के प्रथम सेनापति बनाया गया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, अब क्योंकि भारत में पूर्ण रूप से अगर उन्हें भारत को चलाना था तो उसके लिए उनको अब सेना की ज़रूरत थी। अगर सेना होगी तो उनको क्या, सेनापति की ज़रूरत पड़ी। तो प्रथम जो सेनापति बनाए गए वो लॉर्ड कॉर्नवालिस बनाए गए। और भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो भारत में कोई भी नियम कानून बना सकते थे। इसका पूर्ण रूप से अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 में जो था ICS की खुली प्रतियोगिता की मांग का प्रावधान आया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हस्तक्षेप के कारण इसे पूरा नहीं किया गया। ठीक है, तो 1833 का अधिनियम यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद आपका आता है अधिनियम 1858। जब 1857 का क्रांति हुआ, जब वहाँ पे ये सैनिक क्रांति था जिसमें मंगल पांडे ने सैनिक विद्रोह किया होता है, इसे एक सैनिक विद्रोह ही माना जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1857 की सैनिक विद्रोह क्रांति के कारण ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के गलत नीतियों के ऊपर जो आरोप था, ब्रिटिश सरकार इतनी चालाक थी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इसका सारा आरोप वहाँ के कंपनी पे लगा दिया गया कि यहाँ के कंपनी के गलत नीतियों के कारण यह जो क्रांति हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1858 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड डर्बी। जो 1858 में ब्रिटेन में यानी ब्रिटिश में जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड डर्बी थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिए गए। अब भारत का शासन महारानी विक्टोरिया को हाथों में चला गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी इसको समाप्त करके शासन सीधे चला जाता है महारानी विक्टोरिया के हाथों में। तो उसी समय पे क्या हुआ कि वहाँ से अब वो वायसराय चुन करके भेजती हैं। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग वहाँ के भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, 1858 के बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। इस एक्ट के द्वारा सहयोग की नीति अंग्रेजों ने शुरू की और पहली बार भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया, यानी कि शासन में कुछ लोगों को उन्होंने रखने का निर्णय किया 1861 के इस अधिनियम में। वायसराय की अपनी परिषद में 5वां सदस्य विधि सदस्य जोड़ा गया। तो विधि सदस्य आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि विधि सदस्य किस अधिनियम में जोड़ा गया, तो विधि सदस्य आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम में विधि सदस्य जोड़ा गया था।
और 1773 की केंद्रीयकरण की प्रणाली को समाप्त करके 1773 में आप देखे थे कि जो शक्तियां थी उसको एक जगह केंद्रित करने की कोशिश की गई, जैसे कि जो मुंबई और मद्रास की शक्तियां थी उसको भी छीन करके बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। तो अब क्या हुआ कि केंद्रीकरण को खत्म यानी समाप्त करके बम्बई और मद्रास को अपनी विधायी प्रक्रिया शुरू करने के लिए उनकी अनुमति दे दिया गया, उनको फिर से आज़ाद कर दिया गया कि हाँ अब वहाँ पे भी क्या होगा कि आपको अपनी छूट है, वहाँ पे आप शासन अपने तरीके से कर सकते हैं। 1 जनवरी 1884 को क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी भारत, उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया गया यानी कि बंद कर दिया गया। अब पूरा जो सब कुछ शासन था, जो पूरी कंपनी का देख रेख था, वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब सब कुछ वहीं देखने स्टार्ट कर दी थी। इसको स्टोरी की तरह समझेंगे तो ज़्यादा आप बेहतर तरीके से समझ में पाएंगे। चीज़ों को विजुअलाइज करिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के इस परिषद अधिनियम में भारतीय जो गैर सरकारी को अप्रत्यक्ष के आधार पर चुना गया और निर्वाचन पद्धति का आरंभ इसी अधिनियम में हुआ और नगर पालिका का भी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत जो निर्वाचन पद्धति थी, पहली बार निर्वाचन पद्धति 1892 में शुरू किया गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि में गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाने लगा और गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। इस प्रकार सरकारी सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। जो वहाँ पे सरकारी सदस्य थे उनके अधिकार और बढ़ाए गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। अब इसमें अर्डेल समिति की सिफारिशों पर यह अधिनियम लाया गया था और केंद्रीय परिषद में 16 से बढ़कर 60 कर दी गई थी। यानी जो केंद्रीय परिषद में संख्या थी वो 16 से बढ़कर के 60 कर दी गई थी, क्योंकि ये अधिकार जो थे वो बढ़ने लगे थे, जो अब जिम्मेदारियां थी वो बढ़ने लगी थी, इसीलिए अब इनको बांट करके 60 लोगों में कर दिया गया। गैर सरकारी सदस्यों को बढ़कर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, यानी जो गैर सरकारी सदस्य थे अब उनको भी प्रश्न पूछने की छूट दे दी गई। और इसके बीच में कुछ जो प्रमुख एक्ट हुए थे, जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें आपका नरम दल, ठीक है, और दूसरा कौन था, गरम दल। ये नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे अपने कुछ मनमुटाव को लेकर के। तो ये आप आधुनिक इतिहास में पढ़ लेंगे, वहाँ से आप चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख जो एक्ट थे उस समय पे, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस विभाजन, इसी दौरान ये सारे चीज़ें हो रहे थे। 1909 के अधिनियम में प्रथम निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया गया, जिसे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। तो अब ब्रिटिश ने क्या किया कि वो फूट डालकर राज करने की कोशिश करने लगे। उन्हीं की यह देन है कि आज भारत पाकिस्तान अलग है, नहीं तो हमारा देश एक होता, आज भारत पाकिस्तान सभी एक में होते, ठीक है। ये उनके फूट डालो और राज करो की नीति के कारण भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। हालांकि और भी रीजन्स थे, बहुत से ऐसे रीजन थे, लेकिन यह भी एक प्रमुख यानी कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिकता के जनक हैं, मतलब लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय विधान परिषदों में मुस्लिम वर्ग को प्रथम निर्वाचन मंडल दिया गया। क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग को प्रथम निर्वाचन मंडल, यानी कि पहली बार जो मुस्लिम वर्ग को निर्वाचन मंडल दिया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला आपका आता है 1919 का अधिनियम, जिसमें मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पहचान कर अलग अलग कर दिया गया, यानी केंद्र की शक्तियों को अलग कर दिया गया और राज्य की शक्तियों को, जो प्रांत की शक्तियां थी, इनको अलग कर दिया गया था। इससे प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। केंद्र में पहली बार द्विसदन व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है। महिलाओं को भी वोट, इसी 1919 के अधिनियम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था।
वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी जिसमें 6 सदस्य थे, उनमें से 3 भारतीय का होना आवश्यक हो गया था, क्योंकि 1919 तक क्या हुआ था, धीरे धीरे आंदोलन अब बढ़ चुके थे। अब इतिहास अगर पढ़े होंगे आप तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमारा कांग्रेस जो था वो धीरे धीरे उसमें अब वो लोग दबाव बनाना शुरू कर दिए थे। नरम दल गरम दल दोनों अलग हो चुके थे, उनका भी एक अलग प्रेशर बन रहा था, गांधी जी की आगमन हो चुका था। तो उस समय पे जो धीरे धीरे भारत के लोगों का विद्रोह था वो बढ़ने लगा था। इसी कारण वो लोग इन चीज़ों को दबाने के लिए क्या करने लगे कि धीरे धीरे भारत को भी शामिल करने लगे, बाकी अन्य देशों का भी दबाव पड़ने लगा था ब्रिटेन पे। तो अब ब्रिटेन क्या किया कि 3 सदस्यों, उन्होंने क्या किया कि 6 सदस्य थे वायसराय की कार्यकारी में, उसमें से 3 भारतीय का होना भी आवश्यक कर दिया। इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को आगे बढ़ाया गया। इसी अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया जो 1962 में उच्च नागरिकों के लिए था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आया और यह ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा अधिनियम था। पूरे ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। कितनी धाराएं थीं? 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। इसने एक भारतीय परिसंघ, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में असिक उत्तरदायित्व का प्रारंभ किया। 1932 में आयोजित तीसरे व अंतिम गोलमेज सम्मेलन में इस अधिनियम की रूपरेखा को निर्मित किया गया। और जो अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे, इस अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान भी थे, तो वो क्या थे? तो इसमें जो मुख्य प्रावधान थे, ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को मिलकर एक भारतीय परिसंघ का निर्माण का प्रावधान किया गया था। सभी राज्यों को सम्मेलन के समय सम्मिलित करने का भी यह प्लान था। तो ऐसी बहुत सी जो प्रावधान किए गए थे 1935 में किए गए थे। यह ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा अधिनियम था, तो इसमें बहुत से प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसके बाद है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे किलमैट एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1947 तक ब्रिटिश राज्य 53 समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू करके भारत विभाजन की मांग कर दी। उसी समय पे क्या हुआ कि जो 1947 में 20 फरवरी को जो वहाँ के प्रधानमंत्री इटली थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 तक ब्रिटिश अपना राज्य छोड़ करके वहाँ पे सारा सब कुछ भारत को सौंप करके वापस चली जाएगी। इसी बीच में मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने भारत विभाजन की मांग की और 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, इससे भारत विभाजन की योजना पेश की गई। माउंटबेटन प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव किया गया था। 15 अगस्त 1947 तक भारत ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के 2 संप्रभु राज्य बन चुके थे। भारतीय रियासतों और राजाओं को स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि जो अभी भी छोटी छोटी रियासतें थीं, उनको पूरी खुली छूट दे दी गई। या तो आप पाकिस्तान में इन दोनों राज्यों में शामिल होने यानी भारत में आप शामिल हो सकते हैं, या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। आप पर कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी तरीके से जो अंग्रेज़ थे वो भारत में आए, किस तरीके से वो शासन चलाना शुरू किए, हमें शासन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसी बीच हम लोगों को ये भी पता चला। इसके बाद भारत का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान अलग हो गया, इसी के साथ हमको आज़ादी मिल गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस तरीके से जो हमारा संविधान था वो बनाया गया। तो इन सारी चीज़ों को हम अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।